हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। इस क्लास में हम लोग यार एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा रिलेटिव मोशन, राइट। आप मान सकते हैं काइनेमैटिक्स का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हमें सिर्फ सवाल ही डिस्कस करने हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को इस लेक्चर में समझाऊंगा और इसके कुछ सवाल हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ चुके हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ चुके हैं। अब ये सारी मोशन जो पढ़ी थी हमने, ठीक है, हमने अपने आप को ऑब्जर्वर मान के पढ़ी थी और हम रेस्ट पे थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी चल रहा हो रोड पे और वो एक प्रोजेक्टाइल को देख रहा हो सकता है ना ऐसा। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी आगे जा रहा हो, एक आदमी पीछे जा रहा हो। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए जो चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक मोशन में, वो मोशन कैसी दिखाई देंगी, ये रिलेटिव मोशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। जो भी मोशन हमने अभी तक परसीव किया, अभी तक हमने बॉल फेंकी थी, हम खड़े हुए थे, बॉल ऊपर जा रही थी, बॉल नीचे आ रही थी, हम नहीं चल रहे थे, ऑब्जर्वर रेस्ट पे था। आपने नोटिस किया होगा हम कभी मूव नहीं किए थे, हम तो रेस्ट पे थे। हम फेंक रहे थे, पार्टिकली जा रहा था ऐसे, चाहे हम उसको छत पे से फेंक रहे, चाहे ग्राउंड टू ग्राउंड फेंक रहे, चाहे किसी इंक्लाइन पे फेंक रहे या किसी इंक्लाइन के ऊपर से फेंक रहे। ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, जो ऑब्जर्व कर रहा था। तो जो सारी कहानी थी वो हमने पढ़ ली है। अब अगर ऑब्जर्वर भी मूव करने लग जाए तो उसको जो अपने पार्टिकल है उसकी मूवमेंट कैसे दिखाई देगी, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर अंडर रिलेटिव मोशन। तो फंडा समझ में आया क्या करने वाले हैं? चिल होके बैठो, एकदम आराम से, सब कुछ समझ में आएगा। कोई बहुत ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है। जो पढ़ चुके हो उसी को ही पढ़ना है। पहले अपने लिए पढ़ रहे थे, अब अपन चलेंगे और फिर पढ़ेंगे उसको। पहले अपन रेस्ट पे खड़े होकर पढ़ रहे थे, अब मूव करते करते पढ़ लेंगे, एक्सेलरेट होते हुए पढ़ लेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए पढ़ लेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एक केस तो पढ़ चुके हो रेस्ट पे जब हम थे, तब प्रोजेक्टाइल की कहानी पढ़ चुके हो, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ चुके हो, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो ना। हाँ, अब सारी कहानी को हमें बेटा दोबारा से पढ़ना। बस हम रेस्ट पे नहीं रहेंगे, जो ऑब्जर्वर होगा वो मूव करेगा, ठीक है। चलो तो भैया रिलेटिव मोशन फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। क्या होता है रिलेटिव मोशन, इसके बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। वैसे तो आप सब छोटे बच्चे हो, 11वीं के। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 11वीं वाले लोग ही देख रहे हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो 12वीं में वो भी देख ही सकता है अगर जेई की तैयारी कर रहा है तो, यार जो ड्रॉप ईयर में वो भी देख ही सकता है अगर जेई की तैयारी कर रहा है तो, है ना। कंटेंट अच्छा लगा तो कोई भी देख सकता है, ठीक। अच्छा, तो रिलेटिव का जो मीनिंग होता है ना, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। रिलेटिव के लिए यार हमें कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 2 कम से कम होने चाहिए। रिलेटिव टर्म तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। जैसे अगर मैं बात करूं अपने रिलेटिव्स में, मेरे मामा हैं, मेरे मामी हैं, मेरे नाना हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं, तो मेरे से अलावा हैं वो, मेरे लिए वो कौन कौन है वो मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी एक ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर हमें परसीव करना है तो एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी मैं 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर की मोशन की रिलेटिवनेस की बात कर सकता हूं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें बहुत कॉमनली सुनने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर लेक्चर में। पहली चीज तो विद रिस्पेक्ट टू। क्या बेटा? विद रिस्पेक्ट टू, ये बहुत सुनने को मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है बता देता हूं सर। ये रिस्पेक्ट वाली बात आ रही है, इसको मैं WRT लिखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू का मतलब यह है कि जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो भैया बी जो है ना वो ए को ऑब्जर्व कर रहा है। विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ आएगा ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू सी, तो वो ऑब्जर्वर है, और जो यहां आगे लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज तो हमें यही समझनी है। मैं अगर ये कहूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के लिए ए की वेलोसिटी कितनी है ये पूछ रहा है वो, ठीक है। अब ऐसा कैसे कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन हो सकते हैं? भाई सीधी सी बात है, हम ऑलरेडी मोशन में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं आप सभी लोगों के साथ पहले लेक्चर में ही, कि रेस्ट और मोशन जो है ना ये एब्सोल्यूट डिफाइन है ही नहीं। ये तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है। वी कैन नेवर से एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और एनी ऑब्जेक्ट इज एट मोशन। एब्सोल्यूटली नहीं बोल सकते। हमें ऑब्जर्वर और टाइम डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइम पे किस आदमी के लिए ये पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है। इसके अराउंड हमने थोड़ी थोड़ी कहानी भी बिल्ड की थी, अभी वो सारी कहानी हम लोग दोबारा से पढ़ने वाले हैं।
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल हल्के 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 से आगे बढ़ेंगे और फिर सवाल है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जैसे हमने मोशन को दो पार्ट में तोड़ा, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, तो रिलेटिव मोशन भी बेटा 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में हो सकती है। मतलब जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट एक ही लाइन के अलोंग मूव कर रहे हो तो मोशन इन रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन कहूंगा उसे, और जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहे होंगे तो भैया मैं उसे क्या कहूंगा, मोशन इन रिलेटिव मोशन इन प्लेन कहूंगा या रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन कहूंगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात भी? चलो, तो रिलेटिव मोशन भी बेटा अपनी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में होगी। इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन की चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन की चर्चा करेंगे, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं, रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ठीक है। ले आए, चलो मान लीजिए बेटा एक पर्सन है, ठीक है, यहां एक बस है, इसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। यहां है एक पर्सन और यहां है दूसरा पर्सन, ठीक है, और एक भाई है जो रोड पे अपना आराम से खड़ा हुआ है। ग्राउंड को हम रेस्ट पे मानते हैं, ग्राउंड को हम रेस्ट पे मानते हैं। ये मान लेता हूं मैं इधर की तरफ मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक ही लाइन में मूव कर रही है मतलब, और स्पीड इसकी सेम है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यही है कि इसकी मोशन की डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड वो दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, इनको नाम दे देते हैं यार, है ना, अच्छा कोई कैरेक्टर पकड़ लेते हैं ना। मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे क्योंकि किन किन चीजों पे एग्जैक्टली रिलेट कर पाते हैं, बहुत ज्यादा हम रिलेट नहीं कर सकते, बट हम अपने टाइम के कैरेक्टर से जरूर रिलेट कर सकते हैं। फिर भी मैं इनको ए बी और सी ही बोलूंगा, ठीक है। कौन कौन लोग हैं भैया, ए बी और सी, ठीक है, ओके। अब ये जो गाड़ी है ना, ये जा रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आगे, मतलब कि 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। जो सी है वो एक्चुअल में उतना भी सी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं उसे, उसका नाम बस सी रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्वेशन आती है, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है बढ़िया से, ठीक भाई। सी भाई के लिए अगर मैं पूछूं कि बी की वेलोसिटी क्या है, देखना अभी मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बी, क्या कह रहा हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सी। मतलब सी ऑब्जर्वर है और सी बी को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, हमने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो पूरी दुनिया में आपके लिए सिर्फ वो ऑब्जेक्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा, और सारा ब्रह्मांड खाली हो जाएगा आपके लिए। आपको सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलो भाई, ये जो गाड़ी है ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से आगे, ठीक है, आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अगर ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है तो भैया इसमें बैठा हुआ बी भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है ग्राउंड के लिए। तो अरे भाई, हम जब गाड़ी में बैठते हैं, मुझे दिल्ली से जाना है बेटा जयपुर, तो अगर ट्रेन जयपुर जाएगी तो मैं ट्रेन में बैठा हूं तो मैं भी जयपुर ही उतरूंगा। ऐसा थोड़े ना है कि गाड़ी चली दिल्ली से जयपुर और मैं पहुंच गया कोलकाता, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है ना यार, सिंपल सी बात है। तो भैया इसका मतलब ये कि इस गाड़ी के अंदर जो भी चीजें होंगी ना, सारी चीजें 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी के साथ आगे जा रही हैं। तो सी अगर बी को ऑब्जर्व करना चाहता है तो सी के लिए दुनिया में सिर्फ बी है, ए भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं, कुछ नहीं है। तो सी देखता है बी को, सी को बी आगे जाता हुआ दिखाई देता है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। सी को बी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। किधर की तरफ बेटा, राइट में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही कहानी बी के लिए ए के लिए बोलूं कि मैं पूछूं आपसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए बी की जो वेलोसिटी वो क्या है। अब देखो, आप ट्रेन में बैठे होंगे, गाड़ी में बैठे होंगे, जहां पे बैठे हो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मान लो मैं ट्रेन में बैठा हूं, मेरे सामने वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, या बैठी हुई है, आई वुड बी हैप्पी, ठीक। यहां पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो मैं उसे देख रहा हूं, ठीक। अब ट्रेन चल रही है, लेकिन मेरे लिए सामने वाला पर्सन जो है वो तो एज इट इज बैठा हुआ है।
अब ऐसा नहीं है कि वो पर्सन मूव नहीं कर रहा है, ग्राउंड वाले के लिए तो आगे जा रहा है ना, देख ग्राउंड वाले के लिए तो बी आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन मेरे लिए वो पर्सन रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि जितनी वेलोसिटी हर एक सेकंड में सामने वाले पर्सन की, उतनी ही मेरी भी है, उतनी ही मेरी भी है। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो मेरे लिए सामने वाला पर्सन किस पे? रेस्ट पे है, तो मेरे लिए इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि मेरे लिए तो, अरे सीट पे बैठे हुए हो, तो किसी के लिए तो आप आगे जा रहे हो। अरे भाई प्लेटफॉर्म पे छोड़ने आते हैं हमको घर वाले, जब हम आईआईटी में जा रहे होते हैं, कॉलेज में जा रहे होते हैं, मतलब बैक इन, जब भी हम अपने टाइम को रियलाइज करें, या फिर हम ये बोले कि आप लोगों से कि आप जब आगे किसी अच्छे एनआईटी आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे तो घर वाले छोड़ने आएंगे आपको ट्रेन में कि भाई बैठो, चलो जाओ, निकलो, नाम रोशन करो आगे जाके। तो घर वालों के लिए तो आप आगे जा रहे हो क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है, लेकिन आपके लिए वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो तो सारे रेस्ट पे हैं। आप देख रहे हो पूरे सारे के सारे लोग शांति से बैठे हुए हैं, है ना, तो आपके लिए सारे लोग रेस्ट पे हैं। तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट की मोशन अलग अलग हो सकती है, और इसी तरह से हमको इन मोशन का क्या करना है बेटा? स्टडी करना है। ठीक है, इन इमोशंस का हमें क्या करना है बेटा? स्टडी करना है। अब रिलेटिव मोशन को फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे हम, और उसका एक ट्रिक या उसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या होगा, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब दो तरीके हैं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, फिर मैं उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको एक फॉर्मूला दे दूंगा, उस फॉर्मूला को आपने याद कर लिया, बस काम हो गया। एक छोटा सा तरीका रहेगा, उस तरीके को आपको समझना और उस तरीके के बेस पे आपको आगे चलना है। इतना अगर आप कर पाए तो बेटा इस लेक्चर में जितने भी सवाल हैं ना, आप सारे खुद से कर दोगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलो आते हैं। मान लीजिए आई हैव 2 कार, ठीक है, सुनना ध्यान से, मेरे पास 2 कार है, ठीक है, ये ए कार है, ठीक है, और ये कार बी है। देखना अभी मजा आएगा पूरा। ठीक, ये अंडरस्टैंडिंग जिसने बिल्ड कर ली ना, अभी जो होने जा रहा है, अगर वो समझ गया ना कोई, फिर पूरे लेक्चर में, मतलब मेरी तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ऑल्दो मैं पूरा लेक्चर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें एहसास होगा कि सर की जरूरत नहीं है हमें, इन्होंने अपना काम शुरू के आधे घंटे में कर दिया, अब तो ये अगले आधे घंटे तक हमारा टाइम पास कर रहे हैं, सवाल करवा रहे हैं, बट सवाल भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है भाई, मान लो ये चल रहा है आगे की तरफ, लेट्स से, चलो यार इसको देते हैं 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आगे वाले को, और इसको दे देते हैं 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप जिस इंस्टेंट पे हम इन्हें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं वो है 5 मीटर। क्या बेटा? 5 मीटर है। ठीक है, सुनना आप ध्यान से, कहानी क्या कहती है भाई। 5 मीटर गैप, ठीक है, हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, आगे वाला, पीछे वाला जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक ठीक, बीच का गैप है उनका 5 मीटर। जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, हमसे पूछा गया है कि इसकी जो मोशन होगी ना, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो, मतलब पहले इसकी मोशन कैसी होगी वो समझ लेते हैं, फिर ए के लिए वो मोशन कैसी होगी और बी के लिए वो मोशन कैसी होगी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए बी की मोशन कैसी होगी और विद रिस्पेक्ट टू बी ए की मोशन कैसी होगी। ठीक है, अब उसका तरीका होता है वो सिंपल सा मैथ से बेसिक सा फॉर्मूला, वो सीख जाओगे, पहले समझते हैं। ठीक है भाई, हम यहां पे क्या करते हैं, कुछ पॉइंट लगा देते हैं, कर्व बना लेते हैं, ठीक है, और ए और बी कहां कहां पे है उस टाइम में ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कहां कहां पे ए और बी ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये बेटा अभी यहां पे ए है और यहां पे अभी बी है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी जो है अभी 5 मीटर है। ठीक, हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा काम किया, हमें पता है कि अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो ये 1 सेकंड में 5 मीटर आगे जाएगा। ठीक है, तो हमने t बराबर 0 पे, हमारे लिए पिक्चर थी एक, 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा ये, अभी t बराबर 0 पे जाएगा, जाना स्टार्ट करेगा, पहले पिक्चर क्लियर कर दे, तो ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा, ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी है 5 मीटर। अब चालू करते हैं मोशन, तो अगले सेकंड में क्या होगा, t बराबर 0 के जस्ट अगले सेकंड में ये 5 मीटर आगे चला जाएगा। ठीक है, तो b यहां से 5 मीटर आगे चला गया, ठीक है, यहां पहुंच गया, ठीक है, यहां पहुंच गया b, ये b की पोजीशन हो गई। ठीक, तो दोनों के बीच का गैप 1 सेकंड में कितना हो गया, 10 हो गया, लेकिन उसी 1 सेकंड में ये भी तो 2 मीटर आगे आएगा, अरे दोनों चल रहे हैं ना, तो ए भी तो आगे आएगा 2 मीटर, तो भैया ए को भी आगे बुलाओ, तो ए 2 मीटर आगे आ गया, ए यहां आ गया, ठीक है, ये ए आ गया। ठीक है, अब देखो ये 2 मीटर आगे आ गया, ठीक है,
यानी कि ए और बी के बीच का पहले जो गैप था वो था 5 मीटर। अभी 1 सेकंड में बी गया आगे 5 और ए आया आगे 2, तो टोटल गैप पहले 5 बढ़ा फिर 2 घटा, यानी कि 3 बढ़ गए 1 सेकंड में। जो गैप है वो कितना इंक्रीज कर दिया 1 सेकंड में? 3 इंक्रीज कर गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अच्छा, मतलब बी और ए के बीच की दूरी देखोगे आप तो बेटा अब 5 से 8 हो गई होगी। क्यों? देखो पहले ये दूरी थी 5, ठीक है, इतनी थी। अब बी आगे चला 5 तो 10 हो गई, लेकिन उसी 1 सेकंड में ए 2 आगे आ गया तो ये दूरी बच गई 8। कितनी बच गई बेटा? 8 मीटर। ठीक है ना? समझ में तो आ रहा होगा, बेसिक मैथ से आ रही है तो, कि ए और बी के बीच की दूरी 5 है, बी आगे चला 1 सेकंड में 5 और ए आगे आया 2, तो पहले 10 हुई फिर 2 कम हुई तो 8 हो गई। पहले 5 थी इनिशियली टी बराबर 0 पे, अब 8 हो गई। ठीक है, अच्छा अगले 1 सेकंड में फिर से जो बी है वो 5 चलेगा, तो बी 5 अगर चला तो भैया बी पहुंच गया अब कहां पे? मतलब 8 थी पहले ए और बी के बीच की दूरी, अब अगले 1 सेकंड में बी और चलेगा 5 तो 13 हो गई, लेकिन ए आगे आएगा 2, तो 13 में से दोगे तो 11 हो गई। ठीक है, 13 में से दोगे तो 11 अगले 1 सेकंड में। अरे भाई समझ के देखो ना, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं कि अगले 1 सेकंड में, अभी ऐसा समझो, पुराने वाले को मैं डिलीट कर देता हूं। अरे यार क्या हो गया? 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वापस। हाँ ये हुई बात। पहले ए और बी यहां थे 5 मीटर पे, ठीक है, फिर ऐसा हो गया ए और बी यहां पहुंच गए, ठीक है, 8 मीटर पे। अब क्या होगा? ये दूरी इन दोनों के बीच की, अब बी जाएगा 5 मीटर आगे, तो ये बी पहुंचा 5 मीटर आगे, यहां पहुंच गया। ठीक है, तो अब दूरी देखो कितनी हो गई? 13। 8 और 5 13। लेकिन इसी 1 सेकंड में 2 भी तो चल रहा है, तो ए भी तो चल रहा है, तो ए 2 मीटर आगे आ जाएगा, तो 13 में से 2 कम कर दूंगा तो कितना हो गया? 11 हो गए। ठीक है, 11 लिख दिए। अब हर 1 सेकंड में यही होता रहेगा, बी 5 मीटर आगे जाएगा और ए 2 मीटर आगे जाएगा, यानी कि हर 1 सेकंड में बी 5 मीटर आगे जाएगा, ए 2 मीटर आगे जाएगा, यानी कि हर 1 सेकंड में उनका गैप 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ता रहेगा। क्या करता रहेगा? देखो पहले गैप 5 मीटर था, फिर 8 हो गया, फिर 11 हो गया, अब 14 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा गैप। ठीक है, हर 1 सेकंड में क्या हो रहा है? दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है। अब ये बढ़ क्यों रहा है? आगे वाले की स्पीड ज्यादा है, पीछे वाले की स्पीड कम है। अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है और पीछे कोई ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड कम है, तो बेटा आपके बीच का गैप बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर 1 सेकंड में वो ज्यादा दूरी कवर कर रहा होगा, आप कम कर रहे होगे, तो इनिशियल गैप जो होगा वो अगेन बढ़ता रहेगा, है ना। एक बेसिक सेंस हम लोगों को इस चीज का आ जाता है यहां से। ठीक है, क्लियर है ये बात यहां तक? चलो अब थोड़ी सी आगे चलते हैं और आगे कहानी फोकस करने की कोशिश करते हैं। क्या कहानी? देखो ध्यान से भाई, हमसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि ए के रिस्पेक्ट में बी को ऑब्जर्व करना है। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में बी को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में बी को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या? देखो मैं पहले बेसिक मीनिंग समझा रहा हूं आपको, इसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा रहा हूं, फिर मैथ्स तो बहुत ही आसान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कैसे? अगर मैं एक ही गाड़ी में जाके बैठ जाऊं, ठीक है, अगर मैं एक ही गाड़ी में जाके बैठ जाऊं, ठीक है, तो मेरे लिए तो गाड़ी रेस्ट पे है। अरे मेरे लिए तो गाड़ी रेस्ट पे है, मतलब गाड़ी चल रही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन गाड़ी की, अगर गाड़ी चल रही होती मेरे लिए तो गाड़ी की सीट आगे जाती मेरे लिए। मैं गाड़ी की सीट पे जाके बैठ गया हूं, तो गाड़ी की सीट तो मेरे लिए रेस्ट पे है ना, क्योंकि गाड़ी की सीट तो वही है जहां मैं बैठा था तब थी। गाड़ी चल रही है विद रिस्पेक्ट टू रोड, चल रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, गाड़ी आगे जा रही है। लेकिन अगर मैं गाड़ी में बैठा हूं तो मेरे लिए तो गाड़ी रेस्ट पे आ गई, मेरे लिए तो ए रेस्ट पे आ गया। अब मेरे को नहीं पता गाड़ी चल रही नहीं चल रही, मेरे लिए तो रेस्ट पे है, चल रही है, ग्राउंड के लिए चल रही है, मेरे लिए रेस्ट पे है, क्योंकि गाड़ी अगर चलती तो सीट गाड़ी के आगे निकल जाती मेरे से, मेरे लिए तो सीट वहीं के वहीं है, तो मतलब गाड़ी की वहीं के वहीं है, तो मेरे लिए तो गाड़ी रेस्ट पे है। ठीक है, बी जो है वो आगे जा रहा है। ठीक है, अब जब भी मैं देखता हूं तो मेरे और बी के बीच का जो सेपरेशन है ना, पहले 5 दिखाई दिया मुझे, फिर 8 दिखाई दिया, फिर 11 दिखाई दिया। मैं मेजर कर रहा हूं कि यार मेरे लिए, मैं नहीं चल रहा हूं, मैं एक ही गाड़ी में बैठ गया हूं, और जहां आप बैठ जाते हो वो चीजें आपके लिए रेस्ट पे है। ठीक है, वो चीजें आपके लिए रेस्ट पे, अगर वो नहीं चल रही तो वो चाहे चल रही हूं आपके लिए रेस्ट पे, अगर आप भी उनके साथ चल रहे हो। तो सिंपल सी बात, यही तो फंडा था। गाड़ी में बैठे हुए आमने सामने लोगों को एक दूसरा रुका होकर दिखाई देता है, दोनों के पास सेम प्रॉपर्टीज है मोशन की, है ना, है ना। हाँ, तो हमने कहा यार कि
अगर मैं एक ही गाड़ी में बैठता हूं, मतलब अगर मैं ऑब्जर्वर बनता हूं और एक ही गाड़ी में बैठता हूं, तो मुझे दिखाई देगा मेरे और बी के बीच का पहले जो दूरी थी वो 5 थी, फिर 8 हो गई, फिर 11 हो गया। यानी कि हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड जो दूरी है वो बढ़ रही है बी की ए से। यानी कि मेरे से बी जो है हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड आगे जा रहा है। कितना आगे जा रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। तो बी की स्पीड मेरे लिए कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो हर एक सेकंड में मेरे से 3 मीटर आगे जा रहा है। क्योंकि मैं तो चल ही नहीं रहा ना, अरे ग्राउंड के लिए चल रही है गाड़ी, मेरे लिए थोड़ी ना चल रही है। मैं गाड़ी में बैठा हूं, चल तो ये भी रही है ग्राउंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा हूं तो मेरे लिए गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि गाड़ी की सीट वहीं के वहीं है। ग्राउंड के लिए चीजें अलग होंगी, ग्राउंड से हमने ऑब्जर्व कर लिया सारी चीजों को। अब मैं इन्हीं के लिए एक ऑब्जर्वर बन के बैठ रहा हूं, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगी मैथ्स अगर मैं चलती हुई ऑब्जेक्ट्स में बैठूंगा। तो ठीक है, मैं बैठ गया, मैंने देखा यार बी जो है हर एक सेकंड में 3 मीटर आगे जा रहा है, तो मैं रुका हूं। तो मेरे लिए बी की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड हो गई आगे की तरफ। क्या हो गई? 3 मीटर पर सेकंड हो गई आगे की तरफ। ठीक है, तो वेलोसिटी ओए होए ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के लिए बी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेम मोशन को बी में बैठ के देखूं, मतलब अब मैं ए में नहीं, अब मैं बी में बैठ रहा हूं, ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनना भाई, बी में बैठ गया, तो अब बी मेरे लिए रेस्ट पे है, अब बी मेरे लिए रेस्ट पे है। बी चल रहा है ग्राउंड के लिए 5 मीटर पर सेकंड पे, लेकिन मेरे लिए तो रेस्ट पे है ना। अरे भाई एक ही तो बात है, जिसमें आप बैठ गए वो रेस्ट पे है। आप ट्रेन में बैठते हो तो आपके लिए ट्रेन थोड़ी चल रही है, अरे आपके लिए ट्रेन थोड़ी चल रही है, वो तो ग्राउंड के लिए चल रही है। आपके लिए तो ट्रेन का पंखा जहां था वहीं के वहीं है। अगर ट्रेन चल रही होती तो पंखा ट्रेन के साथ आगे चला जाता। क्यों नहीं चल रही आपके लिए ट्रेन? क्योंकि जो स्पीड ट्रेन की है वो स्पीड आपकी है, सिंपल सी बात है। तो आप दोनों की स्पीड सेम है, तो आप दोनों रेस्ट पे हो। कभी कभी होता नहीं है, दो गाड़ियां अगर सेम स्पीड से चलेंगी तो आप जब भी राइट में देखोगे ना, तो उसका ड्राइवर जो है गाड़ी का, वो आपके सामने नजर आएगा। अगर आप अपने आप को सोचो रेस्ट पे मान लो, तो आपको लगेगा सामने वाला भी रेस्ट पे है भाई। ये सेंस डेवलप करना पड़ेगा आपको मोशन का, राइट? चलो एनीवेज, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब मैं बी के लिए सेम मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। बी के लिए मोशन को डिस्क्राइब करता हूं, बैठ गया भाई मैं बी पे। अब मैं ए को देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं? ए को देख रहा हूं। तो यार मैं देख रहा हूं कि ए जो है ना मेरे से हर एक सेकंड में 3 मीटर दूर जा रहा है। ए, अरे मैं तो रेस्ट पे आ गया। एक्चुअल में क्या हो रहा है वो अलग चीज है। एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, पहले बी आगे निकला 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी, पहले जो दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो 5 थी, फिर 8 हो गई, फिर 11 हो गई। ठीक है, अगर मैं बी को रेस्ट पे मान लूं तो बी को लगेगा कि यार ए दूर जा रहा है। बी को क्या लगेगा कि एक्चुअल में तो बी तेजी से पीछे जा रहा है। लेकिन अगर बी को रेस्ट पे मान लूं तो एक्चुअल में डिस्टेंस तो बढ़ रही है, तो बी सोचेगा कि ए मेरे से दूर जा रहा है, जबकि जा नहीं रहा है ए दूर, जबकि ए दूर नहीं जा रहा है, ए तो उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन ए उतनी तेजी से नहीं आ रहा जितनी तेजी से बी आगे जा रहा है, तो सेपरेशन बढ़ रहा है। पहले 5 था, फिर 8 था, फिर 11 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 20 हुआ। अगर बी को मैं रेस्ट पे मान लूं तो बी को लगेगा कि ए दूर जा रहा है। कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड से। तो इस वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी विद रिस्पेक्ट टू बी, वो भी 3 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट की तरफ, क्योंकि दूरी बढ़ रही है ना। तो बी रेस्ट पे, तो बी को लगेगा कि यार ये ए दूर जा रहा है मेरे से। एक्चुअल में तो बी भी आगे जा रहा है और ए भी आगे जा रहा है, लेकिन बी को ऐसा लगेगा कि ए उधर जा रहा है। तो अब रिलेटिव मोशन को समझो ध्यान से, कि जिस भी ऑब्जेक्ट में या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप एक ऑब्जर्वर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, लेट्स से आप ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो ए को मान लो रेस्ट पे। क्या करना है? जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है ना, उसको मान लो रेस्ट पे सबसे पहले तो, और उसके सारे पैरामीटर्स दे दो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा आंसर सही आएगा। ये मैथ्स काम करेगी हमेशा। ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस तो आपको पता तो होना चाहिए ना, फिजिक्स में भाई फील आनी चाहिए ना कि कहां हो रहा है सब। प्रैक्टिकल लाइफ तो पता होनी चाहिए क्या चीज है क्या नहीं है, पता तो होना चाहिए ना। अरे यार पता तो होना चाहिए ना, बस वही बात है, इसलिए बताएंगे।
अब वेलोसिटी जो है या एक्सेलरेशन जो है या मोशन जो है वो डिफाइन कैसे है? अगर मेरे से कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब मैं लिख के बता देता हूं कि फिजिक्स में कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर मुझे ये बोला जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दिखाऊंगा वी ए बी से, वेलोसिटी तो वेक्टर फॉर्म में लिखना मैथ से, और इसको लिखा जाएगा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ऐसे डिफाइन होती है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बेटा, वी ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये कैसे लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी, बस सिंपल है एकदम। ऐसे अगर मुझे बोला जाए एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं लिखूंगा ए बी, और यहां लिखा जाएगा ए माइनस ए बी, खत्म कहानी। ये मैथ्स है, ये सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं है, वेक्टर है यार, और क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक्चुअल में क्या है कि हमें एक जो ट्रिक यूज करनी है, वो क्या यूज करनी है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये है, पिछला वाला ही सवाल ले लेते हैं, थोड़ा रिलेट कर पाओगे आप। ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये जा रहा भाई इधर 5 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा भैया इधर 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, सुन लेना ध्यान से। अब होता क्या है, मुझसे पूछा गया कि वेलोसिटी बताओ ए की बी के रिस्पेक्ट में, क्या बताओ, वेलोसिटी बताओ ए की बी के रिस्पेक्ट में। अब देखो, वेक्टर से भी ज्यादा बेटर तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, वेक्टर भी यूज नहीं करना है अपन को, तो सवाल करना है। जेईई के पेपर में क्या पूछेगा कि वेक्टर से किया या कैसे कैसे किया, नहीं पूछेगा ना, उसको चाहिए कि सही कर, 4 नंबर ले जा, गलत करेगा तो 4 तो जाएंगे, एक और लूंगा जो तूने लिए उसमें से, 5 नंबर गए गलत करते ही, ठीक। दैट्स व्हाट वी कॉल नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, मैंने कहा कि जो ऑब्जर्वर है, मैंने क्या कहा, जो ऑब्जर्वर है, पहले ऑब्जर्वर को डिफाइन करो, ऑब्जर्वर को डिफाइन करो भाई। ऑब्जर्वर कौन है, बी, वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी निकालें किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कौन है, बी है, बी को भेज दो रेस्ट पे। मतलब ये एक्चुअल में तरीका है सवालों को सॉल्व करने का। हो क्या रहा वो तो आपको समझ में आ गया कि कैसे गैप बढ़ रहा है, ये 1 सेकंड में 5 जा रहा है, ये 2 आ रहा है तो 3 हुआ 1 सेकंड में गैप, अगले 1 सेकंड में और 3 बढ़ गया, फिर और 3 बढ़, तो गैप बढ़ता जा रहा। ये तो एक थ्योरी हो गई, ये तो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गई, तो फिजिक्स हो गई, ये तो कॉन्सेप्ट हो गए जो आप सब लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर हमें सवाल करना बहुत तेजी से फुर्ती से, तो कैसे करेंगे ना, जो भी ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे ले आओ और उसके सारे पैरामीटर्स, गिव ऑल पैरामीटर्स ऑफ ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सारे पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट को दे दो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मतलब ये है कि आपको पता है कि भैया बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालनी है, तो बी को आपने रेस्ट पे भेजा, सबसे पहले तो बी हो गया रेस्ट पे। अरे अब आसान हो जाएगा ना, अरे अगर 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो आपको दोनों की मोशन देखनी पड़ेगी। अगर एक ही ऑब्जेक्ट सोच के देखो चल रहा हो तो बहुत आसान है उसकी मोशन को तो ऑब्जर्व करना। तो मैंने अब आपके लिए एक ही ऑब्जेक्ट छोड़ा है जो चल रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे आ गया ना, तो अपने लिए अब ये नहीं चल रहा, आप खुद ऑब्जर्वर बन गए, आप बैठे बी में, आपके लिए बी रेस्ट पे। आपको क्या करना है, सिर्फ बी के पैरामीटर्स ए को देने। बी के पैरामीटर क्या है, बी के पास सिर्फ स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, और ये स्पीड आपको ए को दे देनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बी खुद जा रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बी इधर जा रहा है, तो बी की ऑपोजिट डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इस ए को स्पीड दे दी बी की कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो 2 मीटर पर सेकंड इधर है वेलोसिटी, 5 इधर है, तो नेट वेलोसिटी किधर आ गई, इधर आ गई 3 मीटर पर सेकंड। तो यही आ रही थी बेटा पिछले जो हमने सवाल किया था उसमें, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर बी को रेस्ट पे मान लिया जाए, बी को रेस्ट पे मान लिया जाए तो ए दूर जा रहा है बी से,
3 मीटर पर सेकंड से। आई बात समझ में? अरे आई कि ना आई? अब यही कहानी है और इसी कहानी को मैं बार बार 1000 बार सॉल्व कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है, बस इसी के ऊपर सवाल है। अब ये तो बेटा सवालों से बना हुआ टॉपिक है, सवाल ही सवाल होंगे इसके अंदर और सवालों की हमें चर्चा करनी है। तो एक बार पहला सवाल आप लोग देख लें, क्या है पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 में लगा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट विद अ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। देखना अभी, क्योंकि वेक्टर उक्टर में क्या है, आप डायरेक्शन वायरेक्शन और एंगल वेंगल में झमेला खा जाओगे। यहां तो बेटा एकदम सेट है मामला अपने फॉर्मूले से। देखो कैसे, सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट, सीता जो है वो मूव कर रही ईस्ट में। अब देखो ईस्ट क्या होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है। कितनी स्पीड से? 1 मीटर पर सेकंड से। क्या बात है, एक कदम बढ़ा रही है 1 मीटर का 1 सेकंड में, है ना। तेज ही है सीता भी, और गीता तो भाई उससे डबल तेज है। गीता जो जा रही है वो वेस्ट में जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ मान लो गीता है, यहाँ गीता है, ये वेस्ट में जा रही है। अबे इसके लिए इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इसके लिए इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, सिंपल सी बात है, 2 मीटर पर सेकंड से। मुझे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता, वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता। पहले तो मैं मैथ्स से करता हूं, इसे मैथ से करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ सीता लिखूंगा माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में। अब राइट साइड वाले वेक्टर को पॉजिटिव मानते, लेफ्ट वाले को नेगेटिव मानते, पता है ना। तो इसको पॉजिटिव मानूंगा, इसको नेगेटिव मानूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ सीता होगी 1, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता होगी -2। क्यों -2 होगी? क्योंकि इधर वाला वेक्टर इसको नेगेटिव से दिखाऊंगा तो ये 3 मीटर पर सेकंड आ गई अगेन, ठीक है। ये तो एक छोटा सा तरीका हो गया मैथ से। मैं बोलूंगा मैंने कि इसको प्रीफर करो, आप प्रीफर करो ये वाला तरीका जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्यों? आगे बहुत काम आएगा। देखना जरा, किसकी रिस्पेक्ट में क्या निकालना है? गीता के रिस्पेक्ट में सीता की स्पीड निकालनी है। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो गीता है, तो ऑब्जर्वर को भेजो रेस्ट पे। सबसे पहले तो ये भेज दो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे, ठीक है, भेज दिया, बहुत बढ़िया, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे भेज दिया ना। अच्छा, अब ऑब्जर्वर के सारे पैरामीटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करके इसको दे दो ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जर्वर के पैरामीटर क्या? ऑब्जर्वर के पास सिर्फ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड, तो भैया ये वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी इधर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जर्वर जा रहा था इधर, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी उधर, तो ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ मिल गई है वेलोसिटी। तो 1 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो कितनी हो गई नेट वेलोसिटी? 3 मीटर पर सेकंड, है ना। तो गीता के लिए 3 मीटर पर सेकंड से आगे आ रही है सीता। हालांकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अगर गीता को रेस्ट पे मान लिया जाए तो सीता उसके लिए 3 मीटर पर सेकंड से आगे आ रही है। 3 मीटर पर सेकंड से आगे आ रही है। आगे बात समझ में? आगे नहीं आगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल है, अब इसमें क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। हा एन ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, बी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ए इज 100 मीटर बिहाइंड बी एज शोन, फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी। अच्छा सवाल है। देखो ये ए है, ठीक है, चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब देखना आपको ये सवाल करने कैसे हैं, यही समझाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। और ये बी है, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा? आपको एक छोटा सा काम करना है। ये दूरी दे रखी है आपको 100 मीटर, ठीक है। कितनी दे रखी है बेटा? 100 मीटर दे रखी, ठीक। अच्छा अब सुनो ध्यान से, आपको ये बताना है कि कितनी देर में ए जो है बी को पकड़ लेगा। पकड़ पाएगा क्या? हाँ, पीछे वाले की स्पीड तेज है, आगे वाले की कम है, तो पीछे वाला आगे वाले को पकड़ लेगा, ठीक है। एक बेसिक सेंस भी आ गया होगा आपके अंदर कि पीछे वाला तेज चलेगा तो आगे वाले को पकड़ लेगा किसी न किसी टाइम में, आगे वाला तेज चलेगा तो पीछे वाला उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। ये चीज है, ठीक ठीक है कि नहीं? फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी, मतलब बी को मिलने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान है। अगर मैं दोनों की मोशन को कंसीडर करने लग जाऊं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले मैं देखूंगा कि लेट्स से टी टाइम में मिलते हैं, टी टाइम में बी कितनी आगे पहुंचेगा, टी टाइम में ए कितना आगे पहुंचेगा,
दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, तब बोलूंगा कि हाँ अब ए ने बी को पकड़ लिया होगा। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, सोच के देखो कि ए को बी पे पहुंचना होता और बी रुका हुआ होता, तो ए के लिए तो डिस्टेंस बेटा एक फिक्स हो जाती। अभी तो क्या है कि ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट चमका कि यार अगर बी रुका हुआ होता, जस्ट इन केस अगर बी रुका हुआ होता तो ए के लिए तो बहुत आसान होता। 100 मीटर से दूरी चलनी है, स्पीड देख लेते हैं अब कितनी होगी। अगर बी को मैं रेस्ट पे मान लूं, यानी कि बी कौन हो गया, अब ऑब्जर्वर हो गया, रेस्ट पे मान लिया, तो बी की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ए को मिल जाएगी, कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बी रेस्ट पे आ चुका है, यानी कि ए को अब क्या करना है, 100 मीटर की दूरी चलनी है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, सिर्फ वेलोसिटी है। ए को क्या करना है, सिर्फ 100 मीटर की दूरी चलनी है, और कितनी स्पीड है ए के पास में, नेट 5 मीटर पर सेकंड। देखो 10 इधर है 5 इधर है, तो नेट स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। 20 सेकंड में चुपचाप पहुंच जाएगा बी के पास। ऑप्शन क्या है बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आया मजा? अरे आया नहीं आया? अब इसको फील करने की कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश करो कि जो लिखा है वो क्या है। क्या बेटा, ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा और चर्चा करते हैं, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। समझ में आया? मुझे पता है तुम्हें नहीं आया होगा, बट हाँ विद प्रैक्टिस यू विल लर्न कि जिसको पकड़ना है ना, जहां पहुंचना है, सोचो अगर वो रेस्ट पे आ जाए, ओए होए होए, तो हमको तो पता चल जाएगा हमें कितनी दूरी चलनी है, फिक्स हो गई दूरी। उसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करो, उसके सारे पैरामीटर्स अपनी तरफ ले लो उल्टी डायरेक्शन में और दौड़ जाओ, बस हो गया काम। अब इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी है, 5 बची, डिस्टेंस इसको 100 ही, उसको रोकने के बाद इसके पैरामीटर इधर भी तो देने पड़ेंगे ना। दिस इज हाउ मैथ्स इज वर्किंग फॉर अस, ठीक है ना? अरे ठीक है। अब यार देखो इसके केसेस, जैसे स्कूल में तो लिखते भी होंगे शायद आप लोग कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कुछ फॉर्मूला, कोई चीज याद ही नहीं रखनी है, दिमाग चलाना सीखना है बस। ये सही से चलता रहेगा तो काम आगे अपना चलता रहेगा, ठीक है? जैसे अपनी स्लाइड चल रही है, ठीक, देखो जरा, ओ हो, अच्छा नॉर्थ और साउथ वाला हो गया, ठीक है। 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। चलो मैं मेरे लिए नॉर्थ इसको मान रहा हूं मैं, और साउथ इसको मान रहा हूं, वैसे वन डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। तो आप ये मानो कि एक ट्रेन है यहां से लेके और यहां तक, ठीक है। अब यार मान लो यार, है तो नहीं, मेरे को भी पता दिखाई दे रही है ट्रेन नहीं है, बट ये ट्रेन मान लो क्या जा रहा है, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है। अच्छा ये ट्रेन हो गई, ठीक है, मान लो यार, इतना आफत मत बचाओ, ठीक। ये जा रही है नॉर्थ में, तो मेरे लिए नॉर्थ इधर है, तो ये इधर जा रही है। स्पीड कुछ दे रखी है, अच्छा इसकी लेंथ दे रखी है 210 मीटर, क्या बात है, 25 मीटर पर सेकंड से, चलो भाई 25 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी दे रखी है इसकी, ठीक है। सवाल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, सवाल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। अब क्या बोल रहा है, अब स्मॉल बर्ड, स्मॉल बोलने का मतलब उसका है कि बर्ड की कोई लेंथ नहीं है, बहुत पॉइंट मान लो बर्ड को, बस बर्ड की कोई लेंथ नहीं है खुद की, बर्ड को एक पॉइंट मान लो सिंपली। स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू साउथ, तो एक बर्ड जा रहा है अ लिटिल अबव द ट्रेन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक बर्ड है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये बर्ड जा रही है कहीं इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, साउथ है ना इसकी डायरेक्शन मूवमेंट की, ठीक है। टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन इज, एक बार आप ट्राई कर लीजिए खुद से, एंड दैट वुड बी बेटर। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक बार ट्राई करें, अच्छा रहेगा, है ना। और अच्छा रहने के साथ साथ आपको खुद को भी ज्ञान होगा। आपको ये बताना है कि बर्ड कितनी देर में ट्रेन को पार कर देगा। ट्रेन इधर आ रही है, बर्ड इधर जा रहा है, तो ऐसे कितनी देर में जो बर्ड है वो ट्रेन को पार कर देगा, ठीक है। ओके, तो आई एम होपिंग, ऑब्वियसली आई कैन ओनली होप कि आपने ये सवाल जो है अटेम्प्ट कर लिया है। यार अगर ये ट्रेन रुक जाती, तो बर्ड के लिए कितनी आसानी होती ना। अगर ये ट्रेन रुक जाती तो बर्ड के लिए कितनी आसानी होती ना, मतलब हमारे लिए कितनी आसानी होती कि, क्योंकि अभी ट्रेन चलती जा रही है, बर्ड भी आगे जा रही है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है इसको कैलकुलेट करना कि ट्रेन आ गया फिर बढ़ गया, फिर ट्रेन आ गया फिर बढ़ आ गया, ट्रेन आ गया फिर बढ़ आ गया, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना, ठीक है।
तो यार मैंने कहा यार अगर मेरे लिए सवाल बहुत आसान हो जाता अगर ये ट्रेन रेस्ट पे आ जाती तो, क्योंकि मेरे पास फिर एक फिक्स दूरी हो जाती जो चलनी होती, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ले आओ रेस्ट पे। तुम्हें पता है सबको, तुम्हें बर्ड से क्या करवानी है, ट्रेन पार करवानी है, वो भी चलती हुई। चलते हुए ऑब्जेक्ट को पार करने के लिए अपन क्या करते हैं, रेस्ट पे ले आते हैं, और रेस्ट पे लाके जो इसके पैरामीटर हैं, इसके पास स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड राइट में, वो बर्ड को दे देंगे लेफ्ट में। मतलब जो भी इसके पैरामीटर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करके दे दो, ठीक है। आगे रेस्ट पे, अच्छा तो 25 मीटर पर सेकंड भैया मिल गए इसको, ठीक है। यानी कि अब बर्ड को 210 मीटर दूरी चलनी है, एक्सेलरेशन तो है नहीं भाई दोनों के पास ही, कितनी दूरी चलनी है, 210 मीटर दूरी चलनी है। रेस्ट पे आ गई ना अब अपने लिए ट्रेन, तो बर्ड को 210 मीटर दूरी चलनी है, और इफेक्टिव स्पीड कितनी है बर्ड की, कितनी है भैया, 30 मीटर पर सेकंड। 7 सेकंड में बर्ड पार कर जाएगी इस ट्रेन को। अब मैथ्स ऐसे ही वर्क करेगी, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सवाल सॉल्व करना है, हो रहा है सवाल सॉल्व, एक लाइन में सवाल सॉल्व होगा। और इससे मैं ऐसे ऐसे सवाल, अभी तो जेईई मेन के सवाल करेंगे, अभी इस लेक्चर में तो हम ये पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम रिवर बोट प्रॉब्लम वगैरह पढ़ेंगे, राइट। 2 प्रोजेक्टाइल का आपस में रिलेटिव मोशन देखेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में, अच्छा। उसके बाद अपन लोग जेईई मेन की और जेईई एडवांस की एक्सरसाइज करेंगे, है ना। अब फिजिक्स चालू हो चुकी है, आप ये मान के चलो, और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो हमसे तीनों ही सब्जेक्ट में कि आपको पूरा जेईई मेन और एडवांस का कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो बस साथ बने रहिए और रिव्यू अपने जरूर देते रहिए कैसे लग रहे हैं आपको ये सारे लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई आप सभी लोगों को, ठीक है बेटा, क्लियर है, अरे क्लियर है क्या, आ गई ना समझ में, ठीक। चलिए, चलो तो बेटा एक काम करते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं, और ऐसा ही एग्जैक्टली इसी टाइप का एक क्वेश्चन जेईई मेन में भी आया हुआ है, राइट। अभी आगे हम देखेंगे उसे, राइट। 2 ट्रेन्स ट्रैवलिंग ऑन द सेम ट्रैक आर अप्रोचिंग ईच अदर विद इक्वल स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेट मी सी इफ आई हैव अ पेज, ठीक है। 2 ट्रेन है, लेट्स से दिस इज ट्रेन ए, ठीक है, एंड दिस इज ट्रेन बी, ठीक है भाई। ये 2 ट्रेन है, सेम स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना भाई, अब कुछ ऐसा हो रहा है कि द ड्राइवर्स ऑफ ईच ट्रेन बिगिन टू डिसेलरेट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ डिसेलरेट करते हैं ट्रेन को, मतलब ब्रेक अप्लाई करते हैं, when they are just 2 किलोमीटर अपार्ट। मतलब भाई 2 ट्रेनें सेम ट्रैक पे एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है सेम ट्रैक पे, तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए दोनों ड्राइवर ब्रेक लगाएंगे, एक लगाएगा तो भी टक्कर हो जाएगी, इधर वाला लगाएगा तो इधर वाली भिड़ जाएगी, इधर वाला लगाएगा तो इधर वाली भिड़ जाएगी, दोनों को ही रुकना पड़ेगा, है ना। अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो दे रखी है 2 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे दोनों ब्रेक लगाना अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, इफ द डिसेलरेशन आर बोथ यूनिफॉर्म, मतलब जो हमने ब्रेक लगाया उससे जो डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट है पहली चीज, एंड इक्वल, और दोनों ही ट्रेन के लिए इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ डिसेलरेशन टू बेयरली अवॉइड कोलिजन शुड बी, कि जो डिसेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब किस रेट से वेलोसिटी कम होनी चाहिए, इसका मतलब यही है ना। अरे वैल्यू ऑफ डिसेलरेशन का मतलब क्या है बेटा, कि किस रेट से वेलोसिटी कम होनी चाहिए, कि जस्ट जो अपना जस्ट लिखा हुआ है ना, जस्ट का मतलब है जस्ट जो अपनी टक्कर है वो अवॉइड हो जाए, मतलब कि दोनों ट्रेन जस्ट टच हो एक दूसरे को बट कोलिजन ना हो, दोनों ट्रेन एक दूसरे को जस्ट थोड़ा सा गैप रह जाए उनके बीच में, मतलब कि 1 मिलीमीटर का मान के चलो। सवाल क्या है एक बार फिर से बता देता हूं मैं, 2 ट्रेनें साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। अब दोनों ड्राइवर देखते हैं कि यार 2 किलोमीटर का गैप है और दोनों एक्सेलरेशन मतलब ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं, मतलब बोथ ऑफ द ट्रेन्स प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, लेट्स से ए, तभी तो इसकी स्पीड कम होगी भाई, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन को इधर होना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ ए, तभी तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर, तो स्पीड कम होगी, ठीक है।
हमें क्या कहा गया, हमें ये कहा गया है कि इस एक्सेलरेशन की या डिसेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जो टक्कर है वो जस्ट अवॉइड हो जाए, यानी कि फाइनली ये ट्रेन्स कुछ ऐसी हो जाए, ठीक है, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो जीरो हो जाए और ये दोनों रुक जाए, फाइनल वेलोसिटी दोनों की जीरो हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब तरीके तो बहुत हो सकते हैं करने के, लेकिन हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, रिलेटिव मोशन का, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं, ठीक है, इस ट्रेन में बैठ जाऊं, ठीक, सुनना ध्यान से, और मैं चाहता हूं, मतलब ऐसा मान लो कि यार मेरे को अगर दोनों ट्रेन की मोशन को एक साथ ऑब्जर्व करना है कि कुछ दूरी ये चली, कुछ दूरी ये चली, है ना, बीच में कहीं मिल गई और भिड़ गई और फिर ये काम हो गया, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये सवाल, क्योंकि इट्स इजियर टू ऑब्जर्व वन पार्टिकल रादर देन टू पार्टिकल्स। दो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, एक को ऑब्जर्व करना आसान होता है। तो मैं किसी भी एक को रेस्ट पे मान सकता हूं। मैंने मान लिया कि यार ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये चला गया रेस्ट पे, मतलब ये वाली ट्रेन कहां चली गई, रेस्ट पे चली गई। अब अगर ये वाली ट्रेन रेस्ट पे गई है, सुन लेना ध्यान से मेरी बात को, तो इसके दोनों पैरामीटर्स जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है मुझे इसको देने पड़ेंगे, वो भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस ट्रेन की वेलोसिटी इधर थी 40, तो मैंने इस ट्रेन को दे दी इधर 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस ट्रेन का एक्सेलरेशन उधर था कितना, a, तो मैं इस ट्रेन का एक्सेलरेशन इधर दे दूंगा a। समझो ध्यान से भाई, इस ट्रेन का एक्सेलरेशन इधर है a, तो मैं इस ट्रेन का एक्सेलरेशन इसको दे दूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले उधर था अब इधर दे दूंगा, ठीक है। तो इधर दे दिया मैंने एक्सेलरेशन a, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, ये रेस्ट पे आ गई, ठीक है भाई। इसको रेस्ट पे लाने का पर्पस क्या था कि एक ही पार्टिकल को ऑब्जर्व करना। अब हमें सिर्फ इस ट्रेन को ऑब्जर्व करना है, ये रेस्ट पे आ गई, इसके सारे पैरामीटर्स की डायरेक्शन चेंज करके मैंने इधर दे दी, वेलोसिटी इधर थी तो वेलोसिटी इधर दे दी, एक्सेलरेशन उधर था तो एक्सेलरेशन इधर दे दिया, ठीक है। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम पता क्या बन गई, अब एक्चुअल में प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये बन गई है कि अपने पास में एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है इधर की तरफ 80 मीटर पर सेकेंड और जिसका एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 2a, और इस ट्रेन को 2 किलोमीटर दूरी तय करनी, क्योंकि ये तो रुक गई। अब हमने क्या किया, हमने इसको रेस्ट पे ले आए। रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके सारे पैरामीटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको दे दो। दिस इज मैथ एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इसके सारे पैरामीटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको दे दिया, अब हम इसको रेस्ट पे मान सकते हैं। तो अगर इस ट्रेन को इस ट्रेन से नहीं टकराना है तो 2 किलोमीटर पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, जस्ट टच कर जाए और रुक जाए, ठीक है। तो इस ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी टकराने से जस्ट पहले 0 हो जानी चाहिए। एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड है, डिस्टेंस है, तीसरी इक्वेशन लगा दें तो भैया तीसरी इक्वेशन कहते हैं v² बराबर u² प्लस 2ax, यही कहती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। अरे टकराने से जस्ट पहले फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। स्पीड कितनी है 80, तो 80 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लिखूंगा -2a, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया अब भाई, -2a हो गया। अब ये प्रॉब्लम दूसरी बन गई है, रेस्ट पे लाने के बाद एक ही पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है और उसके लिए सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसको नेगेटिव लिख दिया, इनटू डिस्टेंस कितनी चल रही है 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर, ठीक है। इसको इधर लाओ, अब इसको इधर लाओ, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव भी रख सकते हो, उसकी वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, तो ये यही बताएगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। वैसे हम एक्चुअल में जिसे फाइंड करते हैं उसकी डायरेक्शन कभी नहीं रखते, उसका साइन कभी नहीं रखते, मैं नहीं बताई थी ये बात। जिसको फाइंड करना है उसका डायरेक्शन उसकी साइन कभी नहीं रखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करना उसका साइन नहीं रखेंगे, उसकी डायरेक्शन नहीं रखेंगे, अपने आप आ जाएगी नेगेटिव, हमको झंझट ही नहीं पालना, ठीक है। इसको इधर लाए तो -80 का स्क्वायर हो गया और बाकी सारी चीजें नीचे आ गई, तो ये 2 × 2 × 2000, ठीक है। तो ये आ रही है अपने पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्या आ रही है बेटा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, ठीक है। यही आएगी ना, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, ठीक है। 4 से 5 बार गया, 4 से 2 बार गया, ठीक है। 2 से 2 कटा, तो -8/10 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, -8/10 यानी कि 0.8 आ रहा है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा, -0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बस दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स यार, ऐसे ही करनी है हमको सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या था बेटा, ए की तो वैल्यू निकालनी थी कि दोनों एक दूसरे को कैसे डिसेलरेट कर रहे हैं, तो आगे -0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया 0.8 और डायरेक्शन होगी वेलोसिटी के ऑपोजिट। ठीक, लेट अस नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है ना, थोड़े रिस्पेक्ट के साथ सॉल्व करते हैं इसे। अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। सुन लो पहले ध्यान से, लेंथ मीटर में दे रखी है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। पहले किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं, तो 80 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं चेंज करना चाहता हूं, जब भी किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा कैंसल आउट कर लेता हूं, इट विल बिकम 9 और इट विल बिकम 40। ठीक है, तो ये 200/9 मीटर पर सेकंड आ गई पहली वाली ट्रेन की स्पीड। ठीक है, जो 60 मीटर की है। दूसरी ट्रेन है 120 मीटर की और वो ट्रैवल करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूं बेटा, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 6 से इसको 3 बार कैंसिल आउट कर दिया, या 9 के फॉर्म में ही रखते हैं चलो इसको। ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट करने में ज्यादा आसानी होगी, तो 2 से 9 टाइम्स कर दिया, इसको 15 टाइम कर दिया। ठीक है, तो यार 75/9। इसको और आगे सॉल्व किया जा सकता है बट मैं कर नहीं रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन पर्पस से। ठीक है, हमको बोला गया रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्रेट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है, मतलब समझा देता हूं। एक पैसेंजर ट्रेन है जिसको पी बोल देता हूं मैं, 60 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सो सवाल पहले समझ लेते हैं। ये एक पैसेंजर ट्रेन है, इसको मैं बोल रहा हूं पी। ठीक है, मान लो ये मूव कर रही है इधर, ठीक, और 60 मीटर इसकी लेंथ है। कितनी लेंथ है बेटा, 60 मीटर लेंथ है इसकी। ठीक है, स्पीड कितनी, 200/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरी ट्रेन जो है वो भी कुछ ऐसी ही है, बस वो एक फ्रेट ट्रेन है 120 मीटर लंबी, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, इसको मैं एफ बोल देता हूं, और इसकी भी स्पीड है कुछ 75/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार कर रही होंगी, एक बार जब सेम डायरेक्शन में होंगी, एक बार जब सेम डायरेक्शन में होंगी और एक बार जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो उसका टाइम का रेशियो क्या आएगा। इनके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ स्पीड है। जेईई मेन 2019 में आया हुआ सवाल है, अब दोबारा सुन लो भाई। एक बार कह रहा है कि ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, अरे ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्पीड ज्यादा इसकी कम है, तो ये वाली इसको ओवरटेक कर जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है सर जी, तो कितना टाइम लगेगा। और एक बार ये दोनों ट्रेन्स जा रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक बार ऐसे, मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, सेम ट्रेन्स। अब कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। ठीक है, एक ट्रेन है बेटा पैसेंजर ट्रेन जिसकी लंबाई 60 मीटर और जिसकी स्पीड 200/9 मीटर पर सेकंड है। दूसरी ट्रेन है, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी तो एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तब कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम का रेशियो क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास में, अब चाहो आप भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इजी सवाल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। यू गाइस कैन आल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक, अच्छा मैं बताता हूं इसको करना कैसे। ठीक है भाई, हमारे लिए सवाल करने का पर्पस तभी होगा जब यार दोनों को वैसे जाके ऐसे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर दोनों मूव करेंगी तो किसी भी एक को रेस्ट पे ले जाओ, एनीवन, किसी भी एक को रेस्ट पे ले जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने इस ट्रेन को रेस्ट पे ले लिया। जब ये सेम डायरेक्शन में चल रही तब टाइम निकाल रहा हूं मैंने इस ट्रेन को क्या कर दिया, रेस्ट पे ले लिया। ठीक है, रेस्ट पे आ गई ट्रेन, इसकी स्पीड इसको दे दी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली इधर जा रही थी तो इधर की स्पीड इधर दे दो इसको 75/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी नेट स्पीड कितनी होगी, 200/9 माइनस 75/9, तो यार 200 में से 75 गए तो 125/9
मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड, इस ट्रेन की नेट स्पीड इधर की तरफ, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि ये ट्रेन तो रुकी हुई है, रुकी हुई क्यों? क्योंकि हमने रोक दिया है। वी नो द ट्रिक नाउ। अभी हम डॉक्टर स्ट्रेंज बन चुके हैं, ठीक है, रोक सकते हैं चीजों को, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। तो हमने इसे रोक दिया है। अब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करना चाह रही है, तो ये ट्रेन आएगी 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 आएगी, और कंप्लीटली पार करने के लिए बेटा इस ट्रेन को ऐसा होना पड़ेगा, जो पीछे वाली ट्रेन है ना पैसेंजर ट्रेन, अगर इस फ्रेट ट्रेन को पास करना चाहे, जैसे ये फ्रेट ट्रेन है, जैसे मान लो ये फ्रेट ट्रेन है, दिस इज फ्रेट ट्रेन, ठीक है, तो ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पास करना स्टार्ट करेगी यहां से, ठीक है, बगल बगल में खड़ी हुई है आसपास की पटरियों पे, क्रॉस कर रही है, 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 और पहुंच गई यहां पे, इस टाइम पे क्रॉस कर चुकी है। तो क्रॉस करने में इसने लेंथ कितनी चली है? देखो ये वाले पॉइंट को देखना, ये वाले को, आगे वाले को, टिप को देखना, यहां से क्रॉस करना स्टार्ट किया 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 किया, यहां पहुंच गई। अब देखो आगे वाला पॉइंट है ना, जो आगे वाला पॉइंट है, जो ड्राइवर जहां पे बैठा होता है, वो फ्री ट्रेन के बराबर दूरी ऑलरेडी चल चुका है, चल चुका है। अब वो आगे निकल रही है, आगे निकल रही है, आगे निकल रही है, आगे निकल रही है, और अब वो खुद के बराबर भी दूरी चल चुका है। मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रेन है, ये ट्रेन थोड़ी आगे आएगी, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा आगे ले आता हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से जरा। तो आई ब्रिंग दिस ट्रेन बिट अहेड, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, ठीक है। तो ये ट्रेन इधर आ गई, ठीक है। देखो यहां पर ड्राइवर बैठा हुआ है, आपको ये देखना बस ड्राइवर ने कितनी दूरी चली, आपको समझ में आ जाए कितनी दूरी लगी है ट्रेन को क्रॉस करने में, ठीक है। ये ट्रेन आगे गई, आगे ड्राइवर यहां से क्रॉस करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया, जब पीछे वाला डिब्बा यहां होगा और ड्राइवर यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है, तब ड्राइवर कहेगा कि भैया ट्रेन क्रॉस हो चुकी है। यहां से मान लो क्रॉस करना स्टार्ट किया, और जब इस वाली ट्रेन का आखिरी डिब्बा इस ट्रेन के इस डिब्बे को क्रॉस कर चुका होगा, तब हम कहेंगे भैया ट्रेन क्रॉस हो गई। नहीं तो आमने सामने रहती, क्रॉस थोड़ी ना बोलते उसको, है ना। तो ड्राइवर पहुंच गया यहां पे। अब ये दूरी कितनी चल ली इस ड्राइवर ने, मतलब कितनी दूरी चल ली इस ड्राइवर ने? भाई ये दूरी जो लेंथ ऑफ फ्रेट ट्रेन के बराबर है, प्लस ये दूरी जो लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन के बराबर है, मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ के सम के बराबर दूरी चल ली इस ट्रेन ने इसको क्रॉस करने में। क्योंकि ड्राइवर अगर इतनी दूरी चला है तो हर एक पॉइंट इतनी दूरी चला है, ये बात तो पक्की, क्योंकि ट्रेन तो जुड़ी हुई है ना, सारे पॉइंट सेम स्पीड से आगे जा रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना ये तो। हाँ, तो मतलब एक्चुअल में जब ये पैसेंजर ट्रेन इस फ्रेट ट्रेन को क्रॉस कर रही है, जब ये पैसेंजर ट्रेन इस फ्रेट ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो यहां से क्रॉस स्टार्ट करेगी करना, और जब तक इस ट्रेन का आखिरी डिब्बा इस ट्रेन के यहां पे ना आ जाए, मतलब ट्रेन ऐसे ना हो जाए, तब तक क्रॉस नहीं मानी जाएगी। क्रॉस करेगी तो भैया दूरी चलिए लेंथ ऑफ फ्रेट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो फिर तो आराम से सवाल होगा। कैसे सवाल होगा? टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है भाई? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कितनी डिस्टेंस चली इसने डिस्टेंस चली t1 बोल देते हैं इस टाइम को भाई, इसकी खुद की लेंथ प्लस इसकी लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड चली, उसकी इफेक्टिव स्पीड कितनी है 125/9, ठीक है। तो टाइम लग रहा है उसको भैया 180/125 × 9, इतने सेकंड में है ये टाइम, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है भाई? अब दूसरा केस है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए, मतलब पहली ट्रेन पैसेंजर ट्रेन इधर जा रही है, तो फ्रेट ट्रेन इसकी तरफ आ रही है, मतलब पैरेलल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, पैरेलल पटरियों पे चल रही है। थोड़ा नीचे बना देता हूँ उसको, ठीक है। ये फ्रेट ट्रेन है, ठीक है, क्लियर है, ये इधर जा रही है, ठीक है। अगेन मैं इसको रेस्ट पे ले आता हूँ, वही सेम काम, अगेन मैं इसको रेस्ट पे ले आता हूँ, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी इधर है 75/9, इसकी वेलोसिटी इधर है 200/9, ठीक है। इसको रेस्ट पे अगर मैं ला रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड इधर है ना, तो इस ट्रेन को इधर देनी पड़ेगी, तो हमने इधर दे दी, ठीक है। अब भाई क्रॉस करने के लिए तो जो दूरी चलनी पड़ेगी ऊपर वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रेन के सम के बराबर ही चलनी पड़ेगी। भाई देख, यहां से क्रॉस करना स्टार्ट करेगी और जब तक यहां नहीं पहुंच पाएगी
तब तक क्रॉस नहीं करेगी। मतलब हर एक पॉइंट ट्रेन का इस ट्रेन की लेंथ प्लस इस ट्रेन की लेंथ के बराबर दूरी चल लेगा। ठीक है, क्लियर है? तो भैया जो यहां टाइम लगेगा t2 वो होगा टोटल दूरी जो कि 180 होगी, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई डिवाइडेड बाय इसकी नेट स्पीड कितनी है 275/9, कितनी हो जाएगी 275/9। ठीक है, 275/9। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, t1/t2 है क्या यार, 180 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, सॉरी 180 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 275 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 9। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, ये 5 बार गया, 11/5 आ रहा है, t1/t2 की वैल्यू 11/5 आ रहा है। सी ऑप्शन ये रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जेईई मेन का सवाल था। मतलब वंस यू प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट दीज क्वेश्चंस, जब आप खुद से लॉजिक लगाने लायक हो जाओगे, जब आप खुद से दिमाग लगाने लग जाओगे, तो ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन लगने लगेंगे बेटा आपको। यू विल फाइंड देम वेरी इजी। कुछ भी नहीं है, बस एक बार चमकाना है क्वेश्चन को कि हाँ भाई ये हो रहा है और ऐसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना, पक्का? चलो, होए 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 होए, देखो जरा, अच्छा सवाल, प्यारा सवाल। A ball is thrown vertically down with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, मतलब कोई बॉल है, इसको हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड। अरे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, तुम घबरा क्यों रहे हो, अपन है ना इधर अभी। आफ्टर 2 सेकेंड, अच्छा सॉरी, with what velocity should another ball be thrown down after 2 seconds so that it can hit the first ball in 2 seconds। ठीक है, मतलब एक बॉल फेंकी हमने, ठीक है, ये बॉल कहीं यहां आ गई, ठीक है, मतलब 2 सेकंड ये ट्रेवल कर ली। अब 2 सेकंड के बाद अगेन एक और बॉल हमको फेंकनी है, किस वेलोसिटी से फेंकनी है कि ये वाली बॉल 2 सेकंड में इसको टकरा जाए। मतलब तब तक ये तो 4 सेकंड चल चुकी होगी। अरे ये तो 4 सेकंड, देखो एक बॉल है, उसको अपन ने फेंक दिया, 2 सेकंड वेट किया, टिक टिक, वो बॉल नीचे पहुंच गई। अब यहां से एक और तेजी से बॉल फेंकी, तो अब ये वाली बॉल है ना, फेंकने के बाद 2 सेकंड बाद इसको हिट करेगी, तो ये तो 2 सेकंड नीचे आ चुकी है। ठीक है, 2 सेकंड और आ जाएगी, और जब ये 4 सेकंड चल चुकी होगी, ये वाली बॉल इसको हिट कर जाएगी। समझे क्या कह रहा हूं? एक बॉल है, वो 2 सेकंड नीचे आ गई पहले, फिर बॉल फेंकी, और इसके फेंकने के 2 सेकंड बाद ये दोनों बॉल हिट कर गई। मतलब पहले वाली बॉल 4 सेकंड चली और दूसरी वाली बॉल सिर्फ 2 सेकंड चली। मतलब पहली वाली बॉल ने जो 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी है, दूसरी वाली बॉल ने वो 2 सेकंड में करी है। क्या ही बोल सकता हूं, पहली वाली बॉल ने जो 4 सेकंड में ट्रेवल करी है डिस्टेंस, वो दूसरी वाली बॉल ने 2 सेकंड में करी है। बस बराबर कर दो, आ गया आंसर। यहां तो रिलेटिव की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहां तो लॉजिक से काम हो रही है भाई, यहां तो लॉजिक से काम हो रही है। तो पहली वाली बॉल 4 सेकंड चल चुकी होगी, दूसरी वाली बॉल जो है वो 2 सेकंड चलेगी। तो पहली वाली बॉल बेटा 4 सेकंड में कितनी दूरी चल लेगी? अच्छा डिस्टेंस निकाल रहा हूं ना मैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, वाई लिखते हैं, चलो। है ना, पहली वाली बॉल 4 सेकंड में कितनी दूरी चल लेगी वो निकाल रहा हूं मैं इस बार, क्योंकि मोशन नीचे हो रही तो नीचे वाले सारे वेक्टर्स को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, बुरा मत मानना प्लीज। जितने भी वेक्टर्स है नीचे की तरफ सबको पॉजिटिव मान रहा हूं। वेलोसिटी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी नीचे है। तो वेलोसिटी कितनी थी बेटा, वाई डायरेक्शन में थी सारी, कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 लिखा इंटू 4 लिखा प्लस 1/2 लिखा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंदर की नीचे की तरफ 10 है, नीचे का वेक्टर पॉजिटिव है, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, तो 20 प्लस 80 यानी कि 100 मीटर आ गया। ठीक है क्या भाई, 20 प्लस 80 100 मीटर आ गया। ठीक है, अब दूसरी वाली जो बॉल है ना, उसको हमने मान लो स्पीड दे दी u, तो उसकी जो स्पीड है ना वो कैपेबल होनी चाहिए 2 सेकंड में 100 मीटर चलने की, क्योंकि भाई पहली वाली बॉल चली 2 सेकंड, उसके बाद हमने एक बॉल फेंकी, और फेंकने के बाद वो 2 सेकंड बाद इसको हिट करी। मतलब नीचे वाली तो 4 सेकंड चल चुकी है, 2 तो पहले, 2 इसके फेंकने के बाद,
इसकी स्पीड ज्यादा थी इसलिए टकरा गई, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने भैया ये y बराबर, दूरी तो सेम ही होनी चाहिए, u t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होना चाहिए। ये 100 लिख दिया, नीचे की तरफ है पॉजिटिव लिखूंगा, अरे डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है ना, 2 सेकंड में हुआ है, तो u इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 5 आ गया। ठीक है, u की वैल्यू निकालनी है, अच्छा यहाँ 2 रखना है ना, अगेन सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दिस इज 4, 20 इधर लाए तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 2u, u की वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से फेंकोगे 40 मीटर पर सेकेंड से, जो पहली वाली बॉल फेंकी ना आपने, उसके 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंके, तो नीचे वाली तो 4 सेकंड चल चुकी है भाई। पहली वाली बॉल है, आपने उसको फेंका किसी स्पीड से, वो 2 सेकंड नीचे गई, अब आपने एक और बॉल फेंकी, तो पहली वाली बॉल ऑलरेडी 2 सेकंड नीचे जा चुकी है, दूसरी वाली के फेंकने के 2 सेकंड बाद, यानी कि ये भी 2 सेकंड चली और ये 2 सेकंड चली, तो ये वाली बॉल जो 4 सेकंड में चली है ना, वो पहली दूसरी वाली बॉल 2 सेकंड में चल गई। अब उसके लिए अपन को स्पीड कितनी चाहिए होगी, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 40 मीटर पर सेकंड ऑप्शन ए दिखाई भी दे रहा है अपन को, राइट। तो 40 मीटर पर सेकंड से अगर अपन बॉल को फेंकेंगे तो डेफिनेटली बॉल जो है 2 सेकंड में वो प्रीवियस बॉल को हिट कर जाएगी जिसको अपन ने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका था। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम सेपरेशन की प्रॉब्लम कही जाती है। अब ये मैक्सिमम सेपरेशन क्या कहानी है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से सीखते हैं और इस सवाल को करते हैं। सुनना ध्यान से, हमें बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द स्कूटर। एक स्थिति आपको दिखाई गई है, कौन सी स्थिति है, ये स्थिति। ठीक है, इस स्थिति में क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। मोटरसाइकिल चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और कार की स्पीड है 0, उसके पास एक्सेलरेशन है, मतलब वो कार है, उस पर एक्सेलरेटर दबाया, अभी वो चलना स्टार्ट करेगी, वो ऑलरेडी 40 से चल रही है। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी ना, ठीक है। अब मेरे को पूछा गया मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो सकता है। देखो यार, इसके पास एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसकी वेलोसिटी, सुनना ध्यान से, हर 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रही होगी। एक्सेलरेशन का मतलब यही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है 4 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में बढ़ रही होगी, ये कांस्टेंट से चल रहा है। ठीक है, यानी कि पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 4 होगी, इसकी 40 है, इसका मतलब ये चलेगा 4 मीटर, ये चल जाएगा 40 मीटर 1 सेकंड में। ठीक है, फिर इसकी वेलोसिटी दूसरे सेकंड में 8 हो जाएगी, यानी कि ये चलेगा 8 मीटर, ये चल जाएगा फिर से 40 मीटर, फिर ये चलेगा बेटा 12 मीटर, सॉरी 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी स्पीड, तो 12 मीटर चलेगा 1 सेकंड में, ये चलेगा 40। यानी कि पीछे वाले की तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, आगे वाले की कांस्टेंट है। ये हर सेकंड में 40 मीटर चलते जा रहा है, और ये हर सेकंड में अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, मतलब पहले सेकंड में चल रहा है 4, फिर चलेगा 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, 24, 28, 32, 36, 40 ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा, मतलब इनिशियली इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ी रही होगी, कंटिन्यूअसली बढ़ रही होगी, क्योंकि भाई ये तो 1 सेकंड में, अभी मान लो कि दूरी है d, ये चला गया 40, ये चला सिर्फ 4, तो पहले दूरी हुई d प्लस 40, अब उसमें 4 घटा तो d प्लस 36 रह गई। पहले दूरी d थी, अब d प्लस 36 हो गई। अगेन फिर ये 40 चला, ये सिर्फ 8 चला, फिर ये 40 चला, फिर ये 12 चला, फिर ये 40 चला, मतलब इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। ये तब तक सेम दूरी नहीं चल पाएगा जब तक इसकी स्पीड 40 नहीं हो जाएगी। उस मोमेंट पे ये जितनी दूरी चलेगा ना 1 सेकंड में, उतनी दूरी ये चलेगा 1 सेकंड में। देख लो भाई, उस मोमेंट पे इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम होगा। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके पास है एक्सेलरेशन। जब ये 1 सेकंड 40 से चल लेगा ना, अगले सेकंड में इसकी स्पीड 44 हो जाएगी। ये तो 40 से ही चलेगा, तो ये चलेगा 40, ये चलेगा 44, तो घटने लगेगी अब दूरी। ये चलेगा 40, ये चलेगा 48, ये चलेगा 40, ये चलेगा 52,
चार 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 बढ़ती जा रही है उसकी स्पीड, समझे। तो भैया हो ऐसा रहा है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ये भाई 40 40 40 कांस्टेंट चला जा रहा है, ये अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, मतलब हर एक सेकंड में जो दूरी चल रहा है ना वो बढ़ा के चल रहा है। बट तब तक ये और ये इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती रहेगी जब तक इसकी वेलोसिटी इसके बराबर नहीं हो जाती, तब तक दूरी जो है वो बढ़ती रहेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार ये हर सेकंड में 40 चल रहा है। मतलब इसको एक छोटे एग्जांपल से अगर आप देखो, चलो इसी से देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इसके पास अभी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ इसके पास एक्सेलरेशन है। तो समझ रहे हो ना, मतलब ये बस एक एग्जांपल था जो मैंने दिया है, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल जो मैंने दिया है कि इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, मतलब हर एक सेकंड में जो दूरी कवर कर रहा है वो बढ़ रही है, बट वो 40 से कम है, यानी कि ये ज्यादा चल रहा है, ये कम चल रहा है, तो दूरी तो बढ़ती रहेगी ना, बढ़ती रहेगी ना, बढ़ती रहेगी ना। मान लो ये चल रहा है 40, ये चल रहा है मान लो 4, तो 36 मीटर आगे रहेगा ये, अभी जो भी दूरी है उसमें 36 मीटर ऐड कर लो। फिर मान लो ये चला 40, तो 76 हो गई, ये चला मान लो 10, ऐसा मान लो 10 चल गया, तो 10 घटा दो 66 हो गई, तो d प्लस 66 हो गई दूरी। तो पहले d थी, फिर d प्लस 36 हुई, प्लस d प्लस 66 हुई, ऐसे बढ़ती रहेगी दूरी। कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक इसकी और इसकी स्पीड बराबर नहीं हो जाती। उस मोमेंट पे जितनी दूरी ये चलेगा ना उतनी दूरी ये चलेगा, उसके बाद तो पीछे वाला तेज चलेगा, मतलब ज्यादा दूरी चल रहा होगा हर सेकंड में, आगे वाला कम चल रहा होगा, और ये चलते चलते इसको पकड़ भी लेगा क्योंकि इसकी तो स्पीड बढ़ती जा रही है हर सेकंड में, ये कांस्टेंट से चल रहा है। तो इनिशियली क्या हो रहा है बेटा, दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है क्योंकि आगे वाले की स्पीड ज्यादा है, पीछे वाले की कम है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। जब दोनों की स्पीड सेम हुई जिस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद सेपरेशन अगेन घटने लग गया। थोड़ी देर बाद पीछे वाला इसे आगे वाले को पकड़ भी लेगा। समझे क्या कहा मैंने, समझे क्या कहा मैंने भाई, आगे वाले के पास स्पीड ज्यादा है, पीछे वाले के पास स्पीड है ही नहीं, अभी एक्सेलरेशन है बस उसके पास, काम की चीज जो स्पीड को बढ़ाएगा। यानी कि हर सेकंड में जो दूरी तय करने वाला वो दूरी भी बढ़ती रहेगी जो स्पीड बढ़ रही है। तो 40 चल रहा है, ये 4 चल रहा है, फिर ये 40 चल रहा है, फिर ये 8 चल रहा है, फिर ये 40 चल रहा है, ये 15 चल रहा है, फिर ये 40 चल रहा है, ये 20 चल रहा है। तो हर बार सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कम रेट से बढ़ रहा हो, बट सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो जितनी दूरी चल रहा है ना इतनी ये नहीं चल पा रहा। तो जिस मोमेंट पे दोनों की जो स्पीड है वो बराबर हो जाएगी, उस मोमेंट पे मैक्सिमम सेपरेशन होगा। ठीक है, मतलब इसकी स्पीड 40 हो जाएगी ना, उस मोमेंट पे दोनों का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। तो इसकी स्पीड 40 कब होगी भैया, v बराबर u प्लस एटी लगा दें, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 40 बराबर हो जाएगा 4 इंटू टी, तो टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। तो मतलब 10 सेकेंड जो है ना, उस टाइम पे दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। कितना होगा बेटा, दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को। चलो अब मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं आप सभी लोगों को कि इसको अपन रिलेटिव से भी कर सकते थे। ठीक है, कैसे कर सकते थे भाई, पहले वाले को रोक दो इसको, ठीक, और इसकी वेलोसिटी इधर है ना, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दो, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है नेगेटिव हो जाएगी। अपन इधर वाले वेक्टर्स को पॉजिटिव मानेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा भैया कि मैक्सिमम जो सेपरेशन होगा ना वो किस टाइम पे होगा। इनिशियली तो वेलोसिटी उसकी उस डायरेक्शन है, मतलब ये बेसिकली पहले वहां जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसके बाद ये लौट के आएगा। तो मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, जब ये वहां पहुंच जाएगा और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको मैक्सिमम सेपरेशन निकालना कितना होगा। अगर मैं इसे करने की कोशिश करूं किसके साथ में बेटा, अगर मैं इसे करने की कोशिश करूं सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के साथ में, तो भी कर सकता हूं। कैसे, इसको रेस्ट पे मान लूं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो मैंने रिलेटिव के साथ में किया इसको। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसको बाइक को बी दिखा रहा हूं, इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ, इसको मैंने रेस्ट पे ले आया, मतलब इसकी स्पीड मैंने कार को दे दी, कार को मैं सी बोल रहा हूं, इसके पास एक्सेलरेशन है इधर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वेलोसिटी इधर मिल जाएगी इसको 40 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखो यार, जिधर वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट उधर मूव करता है। ठीक है, तो इधर मूव कर रहा है, बट ये डिसेलरेट हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। समझ रहे हो, ये मूव तो इधर कर रहा है बट ये डिसेलरेट हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है वेलोसिटी के
ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, ठीक है। वो तो रेस्ट पे है भाई, उसकी टेंशन छोड़ो। अगर मैं ये कह रहा हूं दोनों के बीच की इनिशियल दूरी है डी, क्या कह रहा हूं कि दोनों के बीच की इनिशियल दूरी है डी, ठीक है। तो अभी तो दूरी डी है दोनों के बीच की। अब आगे क्या होगा भाई, आगे वो रेस्ट पे आ गया ना, ये चल रहा है बेटा 40 मीटर पर सेकंड से। अब ये आगे आएगा आगे आएगा आगे आएगा, यहां तक आएगा, यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0। उसके बाद ये वापस इधर मूव करने लग जाएगा, क्योंकि बेटा वेलोसिटी 0 हुई है, एक्सेलरेशन तो है ना इधर। उसके बाद सेपरेशन घटने लग जाएगा। तो दोनों ही कहानियां आप अप्लाई कर सकते हो, एक जनरल फ्रेम वाली और दूसरी रिलेटिव वाली, ठीक है। अब यहां से और यहां तक कितनी देर में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो फाइंड करना है हमें। बेटा वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन उधर है, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी 0 होगी, यहाँ स्पीड 0 हो गई लेकिन एक्सेलरेशन है अभी इधर, तो ये एक्सेलरेशन इसको इधर खींच के ले जाएगा। तो ये अब इसकी तरफ जाने लगेगा और थोड़ी देर में इसको क्रॉस भी कर जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलिए, अब हमें पता है कि लेट्स से टी टाइम में यहां से और यहां तक जो इसकी वेलोसिटी वो 0 हो गई। मैं एक काम कर लेता हूं, चलो इधर वाले वेक्टर्स को, लेफ्ट वाले वेक्टर्स को पॉजिटिव मान लेता हूं, राइट वाले वेक्टर्स को नेगेटिव मान लेता हूं। इसमें आपको पूरी छूट है, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 मतलब यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, v बराबर u प्लस ए टी। 0 बराबर हो जाएगा 40 प्लस -4 इंटू टी। ये इधर आया -40 हो गया, तो टी की वैल्यू आ गया अपने पास 10 सेकेंड अगेन। अब देख लो ये 10 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगा, यहां से यहां तक कितनी दूरी चलेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, ये दूरी आ जाएगी। तो d प्लस इतनी दूरी पे ये मैक्सिमम सेपरेट हो जाएंगे। तो ये फंडे हैं बेटा रिलेटिव मोशन के, ये तो बेसिक था रिलेटिव मोशन का जो हमने आज पढ़ा है ना। आई होप आप लोग समझ गए हो, और इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेना। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बेटा क्वेश्चन को, ठीक है, बुरा मत मानना। एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज इनको नोट कर लेना सभी लोग, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले रिलेटिव मोशन इन प्लेन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा इस क्लास में? हाँ, इस क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ा, रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हो और कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। थैंक यू सो मच।